हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स या द एम्पियर। मतलब कि यहाँ पे करंट का एक्चुअल जो है डेफिनेशन भी दी गई है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स मतलब कि दो पैरेलल करंट हो गए, उस वो करंट एक दूसरे पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। इस तरह की हम लोग बातें करने वाले हैं। तो क्या करते हैं कि कंसीडर W1 and W2 are two wires. कंसीडर W1 एंड W2 आर टू वायर्स। मान लीजिए कि दो आपके पास वायर्स हैं, W1 और W2। क्लियर? एंड करंट I1 and I2 and current I1 and I2 respectively। I1 एंड I2, करंट क्या है? I1 एंड I2। W1 W2 टू वायर्स है एंड करंट जो है I1 एंड I2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हो गया आपको एक वायर हो गया जिसका नाम W1 है और एक वायर ये हो गया जिसका नाम W2 है। ओके, और यहाँ पर जो करंट है वो है I2 और यहाँ पे जो करंट है वो है I1। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? D है। तो एक आप फार्मूला जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी F इजिकल टू एक फैक्टर इक्वल टू I L अक्रॉस B। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हो उसमें अगर कोई करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो उस वायर पे फोर्स लगती है और उस फोर्स का मान F इक्वल टू I L क्रॉस B होती है। इतना क्लियर? तो सबसे पहला काम ये करना है कि इस पे इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर के द्वारा इस पे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और फिर इस वायर के द्वारा इस पे मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि यहां पर अभी आप सिर्फ क्या दिए हैं, इलेक्ट्रिक करंट दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो दिया ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड देना नहीं है, एक दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और तब जाके फोर्स कैलकुलेट करना है। समझ में आएगा? तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वायर इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, उसका नाम B1 है, B1। और ये वायर इस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसका नाम B2 है। ओके, तो अब कैसे कर रहे हैं? देखो भाई, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट होगा कि क्रॉस होगा? देखो, इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जब वायर है इसमें करंट सीधे जा रही है ऐसे, तो ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन को बता रहा है और ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का कैसा होगा? ऐसे होगा। कहने का मतलब है कि इस वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आप इधर कैलकुलेट करते हैं तो सब क्रॉस में होगा। देखो, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से है और इस तरह से आप देखो कैलकुलेट करो, ऐसे है ना, इस तरह से आप कैलकुलेट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी, सर्कुलर लूप बनाएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस होगी। ये आपको समझ में आया यहाँ पे, और ये हो गई B1। क्लियर? अब इस वायर के वजह से
हाँ, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसमें क्या कर देंगे, थंब को फिट करेंगे। तो थंब क्या है, करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो करंट कहाँ है, ऊपर, और इस तरह से अपना बन जाएगा ऐसे, है ना, इस तरह से। तो इस वायर की वजह से जितने भी इधर फील्ड होंगे वो सब डॉट होंगे, डॉट। डॉट का मतलब हो गया बाहर, तो ये हो गया B2। ये समझ में आया आपको? तो पहले इसको लिखिए, B1 जो है वो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बटे 2 पाई और D और माइनस K कैप। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W1 वायर, W1 वायर at distance D, at distance D towards W2 वायर। मतलब W1 वायर से D डिस्टेंस W2 वायर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस है, और वो क्या है, B1 है। सेम वैसा ही है B2। अगर यहाँ पर B2 की बात करते हैं आप, B2 की, तो क्या लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई D, 2 पाई D, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस K कैप। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W2 वायर at distance D towards W1 वायर, इतना वैल्यूज होगी। ये हो गया B1। तो अब क्या है कि B1 और B2 मिल गया, तो अब आपको निकालना होगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को हम लोग को समझना है। तो मैग्नेटिक फोर्स W1 वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन W1 वायर, तो क्या लिखेंगे, F12 नाम दिए हैं F12। तो क्या फार्मूला है, ILB। तो I किसका होगा, इसका होगा, इस वायर का होगा, ओके। तो I1, L वेक्टर किधर होगा, इधर, करंट की दिशा में L वेक्टर होती है, तो ये हो गई L वेक्टर अक्रॉस B2। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर माना गया है Y, इधर माना गया है X, आपके तरफ माना गया है Z। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू I1 L वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि I1 और L को क्या लिखेंगे, L को लिखेंगे J कैप, क्योंकि J कैप ऊपर की तरफ, करंट की दिशा में L की दिशा, ओके। और B2 को क्या लिखेंगे, B2 ये है आपको म्यू 0 और I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई D, और यहाँ पर आ गया K कैप। इसको अगर ढंग से सोल्व करें, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई D, और यहाँ पर हो गया J अक्रॉस K, और J क्रॉस K क्या होता है, I होता है, ये आपको पता है। तो म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई D, और यहाँ पर क्या हो गया, I कैप। J क्रॉस K I होता है, मतलब कि इस पे जो फोर्स लगेगा इस वायर पर,
वो इधर के तरफ लगेगा। इसका मतलब ये हुआ F1 और 2। समझे बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारीकी से आपको समझना होगा कि जो फोर्स लगेगा वन वायर पर वो F12 होगा और उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो F यहाँ पर 12 है क्या? F अगर 12 की हम बात करें तो फोर्स ऑन W1 वायर ड्यू टू W2 वायर के चलते। समझे बात को? F1 और 2 फोर्स ऑन W1 वायर ऑन W2 वायर। F12 फोर्स ऑन W1 वायर on W2 फोर्स ऑन W1 वायर ड्यू टू W2 वायर, ये लिखेंगे हम लोग। और इसकी वैल्यूज होगी F12 वेक्टर में μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 अपाई D, और यहाँ पर क्या हो गया I कैप। ओके, ये रिजल्ट आ गया। टू पाई और D, ये रिजल्ट हो गया। अब बात करते हैं फोर्स ऑन W2 वायर। W2 वायर पर कितना फोर्स लगता है इसकी बात करते हैं। W2 वायर की फोर्स की बात करते हैं। F2 और 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे? I2 लिखेंगे, चूंकि करंट I2 की होगी, इसी पे बात कर रहे हैं। और L वेक्टर अक्रॉस B1 वेक्टर, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन है? B1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे F21 इज इक्वल टू I2 और L वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर। तो L वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? J अक्रॉस μ0 I1 डिवाइडेड बटे 2 अपाई D, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस K कैप, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ पर आ गया μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 अपाई D और J क्रॉस माइनस K। तो यहाँ पर मिलेगा μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई और D और माइनस I कैप, और यहाँ पर हो जाएगा F21 वेक्टर। इस तरह से मिलेगा, है ना? F21 वेक्टर इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई D। अब यहाँ पे ये फोर्स है और ये वाला फोर्स में क्या अंतर है? इस फोर्स में तो ये वाला फोर्स जो है इधर लग रही है, तो ये वाली फोर्स कहाँ लग रही है? ये वाली फोर्स माइनस x में लग रही है, F21 ऐसे। तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल क्या है? F21 के मैग्नीट्यूड के। बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बट डायरेक्शन अपोजिट। ये समझ में आया आपको?
मैं फोर्स कैलकुलेट किया हूँ कि F12 इजिकल टू I1, तो इस पे आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो करंट किसका लीजिएगा, I1 का, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। L इसकी लंबाई है वायर की, तो इसमें क्या है कि B2 मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो वेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो L करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, तो यहाँ पर L जे कैप हो जाएगा क्रॉस, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है K के तरफ, इसको सोल्व करेंगे तो J क्रॉस K आएगा। J क्रॉस K क्या होता है, I होता है, मतलब कि फोर्स कहाँ लग रहा है कि इधर। और इस पे अगर बात करें, ये आ गया रिजल्ट। अब इस पे बात करते हैं तो हम इस वायर की बात करते हैं, तो करंट किसकी होगी, इस वायर की होगी, और L क्रॉस B1 होगा, तो L2 यहाँ पर हो गया, और L कहाँ है, J कैप, तो L J कैप क्रॉस μ0 I1 2 पाई D और माइनस K कैप। तो यहाँ पर हो गया क्या, μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D और J क्रॉस माइनस K कैप। तो यहाँ पर हो गया F21 इक्वल टू μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई D माइनस I कैप। तो F12 इक्वल टू F21, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। समझ में आ रही बात, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कैसे भाई, अब इसको मिटाते हैं। देखो, तो एक फोर्स जो है प्लस x में है और दूसरी जो फोर्स है वो माइनस x में है ना। एक फोर्स हो गई प्लस x और दूसरी हो गई माइनस x। ओके, तो यहां पर क्या लिखा गया, F1 और 2 बराबर माइनस F2 और 1, ऐसे बने। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि व्हेन करंट इज पैरेलल, करंट जो है पैरेलल होगा, व्हेन करंट इज पैरेलल देन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, पहली बात ये आ जाएगा कैलकुलेशन। जब करंट क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब कि सेम दिशा में होगी, मतलब सेम डायरेक्शन में होगी। तो जब सेम डायरेक्शन में होगी तो फोर्स जो होगी वो अट्रैक्टिव होगी, फोर्स होगी अट्रैक्टिव। जैसे यहाँ पर एक वायर है, इस पे करंट I1 है, और यहाँ पे एक वायर है, इसमें करंट I2 है, और दोनों वायर की लंबाई L है, और उसके बीच का डिस्टेंस कितनी है, D है। तो इन दोनों पर फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए इसका नाम F2 है और इसका नाम F1 है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, है ना। और क्या होगा, μ0 पहला का करंट, दूसरा का करंट, और दोनों के लंबाई L है, और डिवाइडेड बाय 2 पाई D हो गया, ये फोर्स हो गई। ओके, दूसरा बात ये है कि व्हेन करंट इज एंटी पैरेलल, जो करंट है वो क्या हो, एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल, then force will be repulsive in nature, जैसे कि ये वायर है, इसमें करंट ऐसे हो गया, ये I2 और ये करंट हो गया I1, तो फोर्स इसमें इधर और इसमें फोर्स इधर, इसमें F1 और इसमें F2 नाम दे दिया हूं, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा, मतलब रिवर्स होगा इसमें भी। तो डायरेक्शन दोनों कंडीशन में क्या हुआ, रिवर्स हुआ, मतलब कि एक में अट्रैक्टिव हुआ और दूसरा में रिपल्सिव हो गया।
क्लियर? पर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो यहां पर भी क्या होगा? यही बात होगा, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 अब पाई डी। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स follows the concept of Newton's third law, माने कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स फॉलो द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे मान लीजिए कि दो वायर है, एक W1 है, एक ये W2 है, सेम डायरेक्शन में हो और चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये है I2 और ये है I1। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F12 लग रहा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F21 लग रहा है। तो इसको देखा जाए तो 1 2 वेक्टर फॉर्म में आएगा माइनस F21। ये थर्ड लॉ हो गया, ये हो गया आपको न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ की जैसा है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? दोनों का मैग्नीट्यूड यही रहेगी। इसी में पढ़ना है एक फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको मिटाते हैं और यहाँ बात करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब कि यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, इसकी बात हो रही है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि यूनिट लेंथ में कितनी फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको लिखते हैं क्या? स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बटे एल। कैपिटल एफ हो गया म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बटे 2 पाई डी इंटू 1 बटे एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई डी। यहाँ पर क्या हो गया? एफ हो गया ऐसे। कोई डाउट? तो F इक्वल टू हो गया म्यू 0 I1 I2 डिवाइडेड बटे 2 पाई डी। ओके, अब यहां पर देखेंगे इफ I1 I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, L इज इक्वल टू 1 मीटर, D इज इक्वल टू 1 मीटर। तो F इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I1
1, I2 1, L 1 और डिवाइडेड बटे 2 पाई डी, 2 पाई डी और डी का मतलब 1। तो F जो लगेगा, F वो लगेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बटे 2 पाई इंटू 1। तो F इक्वल टू हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बटे 2 पाई। तो F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, है ना, 7 न्यूटन। फोर्स एक्ट on each other in each wire, है ना, and attractive in nature if current is parallel, and repulsive in nature if current is anti-parallel, nature. Force act on each wire and attractive in nature if current is parallel, अगर करंट किस में हो, पैरेलल में हो, एंड रिपल्सिव इन नेचर इफ करंट इज एंटी पैरेलल नेचर। तो रिपल्सिव में एंटी पैरेलल होगा और इतना फोर्स एग्जर्ट करेगा। कब करेगा? अगर दोनों वायर में जो करंट हो 1 एम्पियर का हो और दोनों वायर की लंबाई 1 मीटर हो और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो F इक्वल टू म्यू 0/2 पाई डी, डी का मतलब इतना, I1, I2 और L। इसको सोल्व किए तो इतना। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यहाँ पर पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो इतना न्यूटन का फोर्स आएगा। अगर सेम दिशा में है तो फोर्स अट्रैक्टिव और अपोजिट दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा और दोनों वायर पर इतनी फोर्स लगेगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।